ठीक है। पॉलिटिक्स में हम लोग कैसे करके कौन कौन सा टूल यूज़ करते हैं, और क्या क्या कौन कौन सा टूल हमें पता रहना चाहिए, और किस टाइप से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इस टूल का यूज़ करते हैं अपने अपने पूरा पॉलिटिकल कैरियर में, या फिर वोट पाने के लिए, या फिर किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि जो पॉलिटिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल होता है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है लैंग्वेज। सेकेंड इम्पोर्टेंट जो चीज़ वो जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी का यूज़ होता है वो है रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ठीक, एथनिसिटी, रेस का, रीजन, रीजनलिज्म। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जो जेंडर जो डाइवर्सिटी है उसका कैसे करके वो पॉलिटिक्स में वर्क कर रहा था। तो हम लोग ने देखा था कि कैसे जेंडर डिस्पेरिटीज है, जेंडर इनइक्वालिटीज है, और वो बहुत से जो पॉलिटिकल स्पेस में भी हम लोग को दिखता है। उसके थ्रू हम लोग देखा था कि जो वुमन का रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से है, या फिर वुमन ने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए किस टाइप से मूवमेंट क्रिएट किया है, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हम लोग ने देखा था। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट होता है, और जैसे ही हम लोग का इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद यूनिवर्सल एडेड राइट्स के थ्रू हर एक इंडिविजुअल को इक्वल वोट का अधिकार मिलता है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यूज। जबकि अगर यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिकन कंट्री को देखा जाए तो 18th सेंचुरी में भी उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लेते थे, डेमोक्रेसी बन जा रहे थे, कुछ रिपब्लिक बन जा रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने वुमन का राइट बहुत लेट से देते हैं। जैसे कि अगर अमेरिका में देखें तो 1920s 1930s के बीच यूके में मिलेगा, बट हमारा इंडिया जब आज़ाद होता है तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो पहली ही बार में हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। बट धीरे धीरे क्या हो, आज भी मतलब रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जो वुमन का पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में बहुत कम नज़र आता है। ठीक है, हार्डली 10 to 12%, 14% तक लास्ट इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शन में गया है। इसी के तहत हमने ये देखा था कि उनके लिए एक रिजर्वेशन का प्रोविज़न लेके आते हैं, ताकि जो जेंडर जो इनइक्वलिटीज़ है, या फिर सोशल जो लाइफ है, या फिर जो पब्लिक लाइफ है वुमेन का ना दिखने के कारण क्या है कि एक अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू आरक्षण का प्रोविज़न दिए हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। और जब हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd जो लेके आते हैं पंचायती राज और लोकल बॉडी, जिसके बाद हम क्या कर देते हैं, मैंडेटरी प्रोविजन कर देते हैं कि 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो वुमेन का होगा। तो आज पंचायती राज अधिनियम के थ्रू जो पंचायती राज जो लोकल जो गवर्नमेंट बॉडी है उसमें अराउंड जो 33% कंपलसरी है। बट कुछ राज्यों हैं, जैसे कि बहुत से राज्य हैं यहाँ के, वो 50% रिजर्वेशन कर दिया है लोकल बॉडीज़ पे। बट बहुत से सिविल सोसाइटीज़, वुमेन जो एक्टिविस्ट ग्रुप हैं या फिर सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं, उनका डिमांड था कि जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली एक गुड न्यूज़ है, और एक पॉलिटिकल जो अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू अभी क्या है कि न्यू जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बना उसका जो इनाग्रेशन किया गया, और पहला जो बिल जो वुमेन के लिए समर्पित जो उस बिल में 33% जो है पार्लियामेंट के लिए पेश करके आया। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे वो है रिलीजियन और कास्ट। एक जो आइडेंटिटिकल पॉलिटिक्स जो बोलते हैं, या फिर जो पॉलिटिक्स में कैसे करके यूज होता है, इसको पढ़ने की कोशिश किए जाएंगे। और क्या क्या पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एक टूल के होता है जो अगर पॉजिटिव तरीके से यूज़ करता है तो उससे नेशन बिल्डअप होता है। अगर उस पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का नैरो डाउन तरीके से यूज हो तो बहुत सारे नेशन फेल हुए हैं, नेशन फेल भी हो सकता है, बहुत चैलेंजेस भी क्रिएट हो सकता है। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे करके रिलीजन का पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं। और ये आम बात है, ठीक है, कि जो रिलीजन में डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग फेथ को मानते हैं, एक जगह पे रहते हैं, पर जो और ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी हर जगह पे दिखता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं और बहुत ही ज़्यादा सेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के कंट्री में मदर ऑफ रिलीजन कहा जाता है। मतलब क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर रिलीजन आए और अच्छे से रह रहे हैं,
जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, अलग अलग पंथ और अलग अलग फिलोसॉफी आए, चारवाक आए, सांख्य आए, ठीक है, कबीर आए, नानक आए। तो ये डाइवर्सिटी है। तो हर एक जगह पे ही ये डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। बट जब वो डिफरेंसेस का जो यूज, पॉलिटिकल यूज अगर नेगेटिव वे में करना शुरू कर देते हैं टू जस्ट गेन अ पावर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। और वो जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में या फिर पॉलिटिक्स में कम्युनिज्म बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही नैरो तरीके से यूज करते हैं। ब्रॉड एस्पेक्ट में जो रिलीजन के यूज के लिए महात्मा गांधी जी ने भी रिलीजन के बारे में कहा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका जो धारणा था रिलीजन का, वो मोरल वैल्यू पे था, ज़्यादातर मोरल वैल्यू पे था, ठीक है, दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन। जबकि जो मोरल वैल्यू या फिर जो एथिकल डायमेंशन होता है उसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है, ठीक है। लेकिन आज जब देखते हैं बहुत सी जगह में, बहुत से कंट्री में क्या देखते हैं, ठीक है, तो टू मच रिलीजन का यूज कर देते हैं और उसके कारण जो माइनॉरिटीज रिलीजन है वो उनको क्या है सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम का विषय बन जाता है, ठीक। तो बहुत सारे लोग रिलीजन के एस्पेक्ट में अपना अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज हैं जब इनसिक्योरिटी फील करते हैं तो फिर वो कम्युनल राइट्स भी हो सकता है वहाँ पे। और जैसे वुमेन मूवमेंट में भी, जो वुमेन मूवमेंट या फेमिनिस्ट मूवमेंट देखें हैं उसमें भी उनका कहना है कि जितना भी फैमिली लॉस है, ठीक है ना, जितना भी फैमिली लॉस है, लेकिन फैमिली लॉ क्या होता है, ऐसा लॉ जो डील करता है मैरिज का मैटर हो गया, डाइवोर्स का मैटर हुआ, एडॉप्शन का, इनहेरिटेंस का, जिस टाइप का मैटर है वो भी हर एक रिलीजन में, जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर एक रिलीजन में और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये पॉलिटिक्स में देखने के लिए मिलता है डिफरेंसेस। और अगर उस डिफरेंसेस में अगर कॉम्प्रोमाइज या फिर कंसेंसस बिल्डिंग हो जाए तो उसमें कोई भी टूल आप यूज करो, लैंग्वेज का, रिलीजन का, तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता जब तक आप डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट कर सको। तो इसी कारण क्या है कि पॉलिटिकल एक्ट आर नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, जब तक कि हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। बट क्या होता है कि ऐसा नहीं होता और चीजें खराब हो जाती है। और वो जो खराब होती है और चीजें हैं उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है। तो कम्युनलिज्म कब स्टार्ट होता है, कई सारे कंट्री बनते हैं, नेशन बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली, और वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन को नेशन का जो बेसिस ओनली रिलीजन को मान लेते हैं और दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और वो प्रॉब्लम को कम्युनलिज्म भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो आइडिया है कम्युनलिज्म का एक्सक्लूसिव है, मतलब आप एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बाकी दूसरे को नहीं देना चाह रहे हैं, उसका एक स्पेस भी नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो जब ये बिलीव पैदा हो जाता है कि आपका रिलीजन सुपीरियर है, आपका रिलीजन सुपीरियर है दूसरे से, तो यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप फिर क्या करोगे कि एक ग्रुप बनेगा, वो क्या करेगा, वो डिमांड करेगा कि वही रिलीजन का डोमिनेंस हो और अपोजिशन कोई रहे नहीं। और जब वो पावर में आने की कोशिश करेगा और एस्टेब्लिश करेगा अपना डोमिनेंस, तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और दूसरे रिलीजन के ऊपर। तो ऐसा जो पॉलिटिक्स होता है उसको कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं जिसमें क्या रहता है, उनका जो आइडियोलॉजी अभी बिलीव रहता है कि रिलीजन इज प्रिंसिपल, रिलीजन क्या है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। अब क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग्स जो पर्सन है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसका बाई नेचर वो है कि बॉन्डिंग चाहिए, उनको फैमिली चाहिए या फिर कम्युनिटी चाहिए। बट जब कोई ऐसा सोसाइटी या फिर कोई ऐसा थिंकिंग डेवलप हो जाता है सोसाइटी में कि उसका ही रिलीजन को डोमिनेट करे और पूरा जो प्रिंसिपल बने उसके सोसाइटी का ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन, तो वो क्या हो जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स हो जाता है। और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, जो उसके फॉलोअर हैं ये बताना चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर उसी रिलीजन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना, और फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम। और ऐसे रिलीजन की ऐसे जो ग्रुप बनेगा उन लोग का जो फंडामेंटल जो इंटरेस्ट है वो सेम रहेंगे।
डिफरेंट रिलीजन, उनका कहना रहेगा कि डिफरेंट रिलीजन जो बिलोंग करते हैं अलग अलग कम्युनिटी को, वो एक साथ नहीं रह सकते। तो इस टाइप का एक्सट्रीम जो बिलीव स्टार्ट हो जाता है, वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म का होता है जब ये पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे यहाँ तक आ जाता है कि हम उस कम्युनिटी के साथ रह नहीं सकते, ठीक है ना, वो कौम के साथ रह नहीं सकते। और ये जब चीज उनके पॉलिटिक्स में आ जाती है, उनके मेथड में आ जाती है, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और इसी कारण क्या हो जाता है, एक नेशन भी नहीं बन पाता, और वो नेशन टूट भी जाता है, या फिर कई बार क्या है कि टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसका एक्सीडेंट एग्जांपल हम लोग देखेंगे जब इंटरनेशनल मूवमेंट के कारण कि दो कम्युनिटी एक साथ नहीं रह सकते हम लोग के, तो फिर हम लोग का पार्टीशन का जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली कम्युनलिज्म के ऊपर जाता है, वो बिलीफ के कारण। जो कम्युनल पॉलिटिक्स है आज के टाइम में देखो, या पहले भी के टाइम में, बहुत सारे फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब हमारा एवरीडे बिलीव में क्या है कि जब आप कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा कम्युनल हो जाएंगे, तो आप क्या डेवलप कर सकते हैं, प्रिजुडिस डेवलप कर सकते हैं किसी दूसरे कम्युनिटी या रिलीजन के प्रति, या फिर स्टोट्राइब बन सकते हैं, ठीक है, कम्युनल रिलीजियस कम्युनिटीज के प्रति। इसी कारण कई बार देखते हैं कि जैसे कि आज मूवी बना है, एक शाहरुख खान का मूवी बना है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, आई एम अ खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो ये क्या है कि एक कई सारे परसेप्शन आपको जाने अनजाने दे दिया जाता है, कि जो कि बहुत ही नैरो पॉलिटिक्स है, ठीक। तो इसमें तो दूसरा कम्युनल माइंड का अगर डेवलप होता है, तो वो क्या होता है, पॉलिटिकल स्पेस लेने की कोशिश करता है, डोमिनेंस करने की कोशिश करता है, और उसमें चाहता है कि उसका एक ही कम्युनिटी डोमिनेट करेगा। जब एक ही कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आता है, तो वो वहाँ पे कई बार ऐसे जगह पे मेजोरिटेरियन आ जाती है, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस हो जाता है। और जहाँ पे मेजोरिटेरियन डोमिनेंस होगा, तो वहाँ पे देखा गया है कि वो इनस्टेबिलिटीज की तरफ जाती है, ठीक। जैसे कि आप सिंहला वर्सेस तमिल देख सकते हो, या फिर म्यांमार में रोहिंग्या वर्सेस जो राखन वैली में हो रहा है। तो ऐसे, तो ये एक, और फिर उसके बाद इस पॉलिटिक्स के कारण सेपरेट यूनिट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसके कारण ये है कि कई बार डिवीजन भी हो जाता है स्टेट का, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिखेगा, इसके कारण आपको दिख सकता है अगली पॉलिटिक्स ऐसे फॉर्म में भी कई बार ले लेते हैं कि वायलेंस हो जाता है, रायोट्स हो जाता है, मैसेकर हो जाता है, कहीं पे सिविल वॉर हो जाता है। और इसका एक्सीडेंट जो हमारा एग्जांपल है, जिन्होंने हमने सफर किया है इंडिया और पाकिस्तान के एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, किस लेवल का जो वायलेंस हुआ था, जो कि एक जो कम्युनल माइंड का ही थिंकिंग था कि उस फॉर्म में सेव ले लिया। बट हमारे देश में इतने डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से इस डाइवर्सिटी को कैसे करके एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं। तो उसका एक इम्पोर्टेंट जो कारण बताया जाता है वो है सेकुलर स्टेट। हमारा जो देश है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। और जब हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारे कंट्री को एक सेकुलर स्टेट की बात की, बनाने की जरूरत की, ठीक है। और इस सेकुलर स्टेट का भी जो कॉन्सेप्ट है, वो उसमें भी बहुत सारे लोग डिस्प्यूटेड है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो सेकुलर जो स्टेट बनने का है प्रक्रिया है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से बहुत ही अलग है। भले ही सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्री में दिखता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि चर्च और स्टेट एक दूसरे में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, सेपरेट रहेंगे कम्प्लीटली। बट इंडिया का सेकुलरिज्म अलग है, क्योंकि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत सारे जगह पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे गवर्नमेंट एंटर करते हैं रिलीजियस स्पेस पे। तो हमारा देश जब बन रहा था, तब वहाँ पे हमने सुनिश्चित किया था कि जो हमारा कंट्री होगा वो एक सेकुलर स्टेट होगा। बहुत सारे कंट्री ने क्या किया कि अपना जो स्टेट का रिलीजन दिया, जैसे कि श्रीलंका में देखेंगे तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपना स्टेट रिलीजन घोषित किया। इस्लाम देखेंगे, पाकिस्तान में इस्लाम को स्टेट घोषित किया, इंग्लैंड ने क्रिश्चियनिटी को घोषित किया। बट हमारे देश ने कोई भी रिलीजन को स्टेट नहीं घोषित किया, बल्कि हमने ये कहा कि सर्वधर्म संभव है। उस फिलोसफी को हमने इम्पोर्टेंस दिया। प्लस हमने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया, हर एक को फंडामेंटल राइट दिया गया कि आप अपना जो फ्रीडम है प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल को एज वेल एज कम्युनिटी को।
और हमने सुनिश्चित किया कि डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं होगा। इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में भी हम लोगों ने देखा कि किसी भी सिटीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ किया गया, इंटरवेंशन किया गया कि बहुत सारे रिलीजियस मैटर में, ताकि इंश्योर कर सकें कि इक्वालिटी विद इन रिलीजन, कम्युनिटी के बीच में, रिलीजन के बीच में इक्वालिटी की भावना लेके आने के लिए। जैसे कि यहाँ पे बैन किया गया अनटचेबिलिटी को, आर्टिकल 17 के अंदर बैन कर दिया गया अनटचेबिलिटीज को, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है, हम देखेंगे कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो भी इंडियन जो आइडेंटिटिकल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। ये यहाँ पे भी देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा कि जेंडर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया गया, जेंडर का इक्वालिटी के लिए। रिलीजन को जनरली नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया गया है, ठीक है, बहुत सारा। बट हम लोग देखेंगे कि कास्ट एज ए पॉलिटिक्स में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया गया है पॉलिटिक्स में। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया है कि जो कास्ट एक इनइक्वालिटीज के रूप में देखा गया है, ठीक है, कास्ट को इनइक्वालिटीज के रूप में देखा गया है, ठीक है ना। और ये इनइक्वालिटीज हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरीके से, सोशल इनइक्वालिटीज तो होता ही है, ठीक है, होता था। तो उसमें क्या है कि अलग अलग क्लासेस आपको दिख जाएंगे अमेरिका में, यूरोप में, ठीक है, अलग अलग काम करने, जो लेबर ऑफ जो डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में। बट जो लेवल ऑफ जो डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में अलग अलग क्लासेस दिखेगा हर एक सोसाइटी में। बट जो इंडिया का जो केस है जिसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं, इसको ये एक्सट्रीमली रिजिड और क्या बोलते हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन ऑफ डिवीजन से बनाया गया है, जो कि सैंक्शनड है रिचुअल्स के कारण। तो ये थोड़ा ज़्यादा रिजिड हो जाता है, जिसमें क्या है कि रिचुअल के कारण और हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन के कारण क्या है कि सोशल मोबिलिटी थोड़ा ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो ये इसको कैसे करके यूज़ करते हैं, कहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे। लेकिन इसका जो प्रीमाइसेस है हमको देखने के लिए मिलेगा कि ये इतना ही हायरार्की और इनजस्टिस सिस्टम कई लोगों ने बोला है, ठीक है ना। जैसे कि ज्योतिबा फुले हो गए, ठीक है, ज्योतिबा फुले हो गए, B.R. अम्बेडकर जी हो गए, पेरियार हो गए, ठीक है, इनके द्वारा इस सिस्टम को बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी और एक्सक्लूसिव कहा गया है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, एक तो आप जो कास्ट के कारण क्या है कि आप उसी ऑक्यूपेशन को छोड़ नहीं पा रहे हो, प्लस आप इसके कारण क्या है कि दूसरी कम्युनिटी में मैरिज तक नहीं कर पा रहे हो। इवन आप क्या कर सकते हो, कई बार जो पहले जो रिजिड सिस्टम था उसमें तो एक साथ कई लोग खाते भी नहीं थे। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे कास्ट सिस्टम में, उसके कारण क्या है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं, ज्योतिबा फुले, गांधी जी ने इसको क्या है कि हाईली इनइक्वल और डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम बताया, और इसके लिए बहुत से कार्य किए। हम लोग देखेंगे जैसे भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में बहुत सारे मतभेद था कि कैसे करके कास्ट को या फिर कास्ट सिस्टम से लोगों को कौन कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है और किस टाइप से इरेगेट करेंगे। दोनों का मेथड अलग था और दोनों में बहुत सारे तरीके से जो गांधी जी ने जो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, वैसे ही पूरे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोलते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा इंस्टीट्यूशन को ही चैलेंज किया था। तो वो बहुत सारे उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद, जो मॉडर्न वैल्यूज लाने के बाद, ये जो कास्ट सिस्टम है उसका बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उसको एंड करने में सफल रहे। जैसे कि अनटचेबिलिटी को लीगली क्या कहा गया कि ये बहुत ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको इजाज़त नहीं दिया गया। और विथ टाइम बहुत सारे फैक्टर के कारण अब क्या है कि कास्ट एक जो फैक्टर है वो जो रिजिडिटी था वो कम होते जा रहा है, और जो कॉन्शियसनेस है वो कम होते जा रहा है। और उसमें बहुत सारा जो पॉजिटिव जो चीज़ दिखा है वो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, या फिर अर्बनाइजेशन जब स्टार्ट हुआ, या फिर ग्रोथ होना, लिटरेसी में ग्रोथ हुआ, या फिर एजुकेशन में, और ऑक्यूपेशन जब मोबिलिटी मिल पाई, तो ऐसे कारण के कारण क्या है
कि जो पुराने जो कास्ट हायरार्की है वो ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ है कि अर्बनाइजेशन के कारण, एजुकेशन के कारण, स्किल के कारण, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी के कारण अब क्या है कि कास्ट हायरार्की है बहुत जगह पे ब्रेक डाउन हुआ है। अब क्या है कि मोस्ट एजुकेटेड पीपल लोग, ठीक है ना, जो पहले जनरली अपने ही ओन ट्राइब या कास्ट पे शादी करते थे, अब क्या है कि कम्प्लीटली वो अपने चॉइस से शादी वादी कर रहे हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया था, कर दिया गया है। ठीक है, और वो कम्प्लीटली तो एंड नहीं हुआ है, बट बहुत ही लार्ज सेक्शन में हम लोग का क्या है वो जो एंड होता दिखता है, स्पेशली अर्बन एरिया में। और disproportionately large presence of upper caste among the urban middle class in our country, हमारी कंट्री में। लेकिन क्लोजली देखा जाता है कि आज भी आपको क्या है कि कास्ट सिस्टम का बहुत सारी चीज़ें देखा जाएगा, स्पेशली जो अपर कास्ट जो है उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हायर है एज कम्पेयर टू बाकी। तो बहुत सारे पैरामीटर से अगर देखा जाए तो हमको झलक दिखता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट झलक दिखता है कास्ट एज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर पॉलिटिक्स, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिखता है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बहुत सारे कास्ट पॉलिटिक्स हो रहा है। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चर्चा में आई है सोशियो जो जो कास्ट सेंसस जो बात कर रहे हैं बिहार में, जिसने बहुत सारे एक नया डिस्कोर्स या फिर डिबेट क्रिएट कर दिया है, तो वहाँ पे हम लोग को दिखते हैं। तो कास्ट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है हमारा जब इलेक्शन की बात आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोगों को जो कैंडिडेट है कास्ट बेस पे बहुत सारा वोट मिलता है, या फिर कई लोग क्या है कि उसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि कई लोग एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके समुदाय का रिप्रेजेंटेशन हो बोलने रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत से पॉलिटिकल पार्टी कास्ट बेस्ड कार्ड खेलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को दिखने मिलता है कि ये कैसे करके कास्ट जो है इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है इलेक्शन के लिए। ठीक, तो अलग अलग कास्ट और अलग अलग ट्राइब आपको क्या मिलेंगे, उनका प्लेस मिलेगा इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, तो कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं वो अपने कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट मांगते रहते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप जब आप देखते हैं कि यूपी बिहार में यादव की पार्टी, ठीक है ना, उसमें अपने यादव के फेवर में आपका वोट मांगते हैं वही। तो अभी ये जो पॉलिटिक्स है समवॉट चेंज हो गया है, और अभी जो बोला जाता है, पहले क्या है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट या फिर उसके हिसाब से चलते थे, अब जो एससी बोल सकते हो और एसटी के टर्म्स में चलते थे। बट अब जो जो दिखता है आपको कास्ट पॉलिटिक्स में, ओबीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली दिखता है, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, आज हर जगह पे आपको दिखेंगे कि ओबीसी के बारे में दिखेगा कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर देखेंगे हर जगह पे, सेंट्रल इंडिया से लेकर सब जगह पे अपने आप को बता रहे हैं कि ओबीसी लीडर हो, ओबीसी लीडर हो। इवन प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी लीडर घोषित कर दे रहे हैं। तो क्या है कि ये आपको पॉलिटिक्स में झलक दिख रही है कास्ट एज ए पॉलिटिक्स। तो कई बार कास्ट को एक कैरेट के रूप में यूज करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। इसका बेहतरीन यहाँ पे एक कार्टून के थ्रू दिखा रहे हैं, और उसके थ्रू क्या है कि अब पॉलिटिकल गेन पाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए कि कास्ट क्या सिग्निफिकेंटली पॉलिटिक्स में भूमिका निभाता है, तो उसमें आपको नजर आएगा कि हाँ कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है। लेकिन क्या लोग केवल कास्ट के कारण ही एक कैंडिडेट को वोट देते हैं? तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगे। उसमें से एक चीज़ बताया जाएगा कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री, इतना डाइवर्स कंट्री है कि उसमें क्या होगा कि अलग अलग लोग अलग अलग अपना मल्टीपल आइडेंटिटी लेके रखते हैं। अपना मल्टीपल आइडेंटिटी लेके रखते हैं मतलब क्या है कि एक किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ आप बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको विदहेल्ड कराया जाए। ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन होने के साथ साथ एक मेरा लैंग्वेज भी है, वो भी मेरा आइडेंटिटी का काम करता है। एक मेरा रिलीजन भी है, काम करता है। मेरा रीजनलिटी भी काम करता है। तो मेरा एक एथनिसिटी काम करता है। मेरा एक रीजन काम करता है। लैंग्वेज काम करता है। मेरा कास्ट काम कर सकता है। तो कई बार जो बोलते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स के कास्ट ने एक कास्ट डायमेंशन से ही लोगों को इलेक्शन में वोट मिलता है, वो कई बार रॉन्ग होता है।
ठीक है ना। इसमें हम लोग को दिखाया गया है कि क्यों क्यों, क्योंकि जब हम लोग को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिला था, जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिला हुआ था, ठीक है ना, उसमें हम लोग को क्लियरली कहा गया था कि 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है ना। और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है ना, जब वो भी वोट मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग द पॉलिटिकल सपोर्ट, वो लोग भी एक नया कंसेप्ट डेवलप करते हैं कास्ट को लेके आने के लिए, और कहते हैं कि ये हमारा कास्ट है, सुपीरियर है, दूसरा इन्फीरियर है। लेकिन एक जो चीज़ आपको क्लियरली देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है पहली बात, दूसरा नंबर ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि हमारे देश में जब इलेक्शन होता है तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवीजन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस टाइप का नहीं बनाया है कि किसी एक पर्टिकुलर जो कास्ट को है फेवर दिया गया है, ठीक है ना। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज बीन ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन कास्ट, सो every candidate and party need to win the confidence of more than one caste and community to win election. So जो पहला जो प्रीमिसेस जो एजम्पशन किए थे कि का एक जो कम्युनिटी का व्यक्ति कैंडिडेट एक पर्टिकुलर कास्ट को कंसंट्रेट करके उससे वोट ले जाने की बात करेगा, बट जब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें क्या है कि बहुत सारे एक सिंगल कास्ट उसमें फैक्टर नहीं है, मल्टीपल कास्ट है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और आप जानते हैं कोई भी पार्टी क्या है कि कोई भी पार्टी एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के थ्रू नहीं जीत सकता, कास्ट के थ्रू नहीं जीत सकता। तो नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटीज। सी व्हेन द पीपल से दे आर कास्ट ऑन द वोट बैंक, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एक ऐसे बोलेगा कि या फिर कोई भी पार्टी ये बोलेगा कि मैं उस कम्युनिटी का या फिर कास्ट का रिप्रेजेंट करता हूँ, दरअसल एक तरफा बात करने की बात करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो वोट कास्ट वोट पॉलिटिक्स की बात होती है, वोट बैंक की बात होती है, हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी में कोई एक लार्ज प्रोपोर्शनल है वोटर उस कास्ट में वोट दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोलेगा कि मैं यादव के पार्टी हूँ या फिर जो, तो वैसा नहीं होता, क्योंकि उसमें भी पॉलिटिक्स में क्या है कि अलग अलग पार्टी वाले भी उसी के कम्युनिटी को उतार देते हैं चेहरा के रूप में, कैंडिडेट के रूप में। तो कहीं है कि ये कई बार क्या लगता है कि ये टू मच हो जाता है पॉलिटिक्स में, ओवर बोल सकते हो। पॉलिटिक्स क्या है कि एक परसेप्शन का गेम है, तो परसेप्शन जीतने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, मेनी पॉलिटिकल पार्टी, जब मेनी पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, कैंडिडेट पुट करते हैं सेम कास्ट का, तो जो कास्ट का जो डोमिनेंस है इलेक्टोरल पॉलिटिकल, एक ही कास्ट का बहुत सारे कैंडिडेट पुट करते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो कास्ट का जो वोट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो वो भी बढ़ जाता है। इसी कारण सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल द वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। तो क्या होता है, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि उसके कास्ट का कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ है। जब उसके कास्ट का कोई कैंडिडेट नहीं हुआ तो दूसरे कास्ट वाले जो एक फैक्टर है उसको भी दे सकते हैं। तो एक कोई इंक्लूसिव वाली या फिर एक्सक्लूसिव वाली बात नहीं हो जाती, ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है कि किसी कम्युनिटी का मेजॉरिटी या फिर बहुत से लोग किसी एक अपने कास्ट वाले उठे हैं उसको वोट दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कास्ट हैं जिसके कैंडिडेट नहीं उतरे हैं, तो वो भी तो दूसरे इशू पे वोट दे सकते हैं ना। तो और कई बार देखा गया है कि हमारे डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब इलेक्शन और की बात आती है। तो अगर वर्ल्ड का डेमोक्रेसी देखा जाए और इंडिया का डेमोक्रेसी, स्पेशली इंडियन डेमोक्रेसी और यूरोपियन या फिर यूएस का डेमोक्रेसी, तब हम देखेंगे कि जो पार्टिसिपेशन, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन ऑन जब इलेक्शन डे होता है या इलेक्शन में, तो हम देखेंगे कि इंडिया में एक सेलिब्रेशन या फेस्टिवल के रूप में इलेक्शन को मनाया जाता है, जबकि यूएसए और इसी कारण है कि वोट परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे इलेक्शन जब होते हैं तो 70-80%, ठीक है, 85% तक भी जाते हैं, कई कई जगह पे 90-95% तक भी जाते हैं। बट अगर अमेरिका का देखा जाए तो उसमें देखा जाए कि हार्डली 40-50-60% जाते हैं। तो हमारा जो
डेमोक्रेसी को लेके स्पेशली जब इलेक्शन की बात आती है लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं चीज़ों को, भले मुद्दे को पता नहीं रहता लेकिन क्या है कि उनको ऑन द डेमोक्रेसी एज अ प्रोसेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और जब कहा जाता था कि दुनिया जब 1951 में पहला जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट किया गया था इंडिया में, तो बहुत से यूरोपियन ने कहा था कि नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो पाएगा। बट जो लिटरेसी लेवल था और जिस लेवल का पॉवर्टी लेवल था, उसके बाद भी हमने अभी तक सक्सेसफुली जो इलेक्शन करा रहे हैं, और उसमें इलेक्शन करा के प्लस जो लीडर होता है वो जब जीतता है या फिर जब हारता है तो वो जनता का, जनार्दन का जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करता है। हमने देखा है लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, उसके बाद उनके जो समर्थक ने क्या क्या किया था। बट इंडियन डेमोक्रेसी में डिफीट को एक्सेप्ट किया जाता है, वो कि बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यू है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रूलिंग पार्टीज होती है, ठीक है ना, और उसके सीटिंग एमपी और एमएलए भी फ्रीक्वेंटली लूज करते हैं इलेक्शन को, ठीक है ना। जो विनिंग पार्टी के जो रूलिंग कर रहे हैं एमपी या फिर एमएलए वो भी हारते हैं और जबरदस्त तरीके से हारते हैं। और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन भी है, हर 3 में से 2 इलेक्शन कई बार हार जाते हैं इंडिया का, अगर देखा जाएगा तो। और दैट कुड नॉट हैव बीन हैपन इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटी वर क्लोजर इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। जो रूलिंग पार्टी के एमपी और एमएलए भी अगर हार रहे हैं या फिर अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं, तो भी अगर ऐसा हो रहा है मतलब वो क्या है कि अपने ओनली कास्ट के हिसाब से तो नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर देखे हम, उसके कारण क्या है कि पॉलिटिक्स होता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या है वोटर्स जो होते हैं इंडिया में, देखो वोटर्स हैव स्ट्रांग अटैच्ड to the political party which often store that attachment to their caste community। हाँ, ये चीज देखा जाएगा कि जो वोटर्स है वो स्ट्रांगली अटैच रहते हैं पार्टी के थ्रू, क्योंकि हम लोग का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पार्टी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है कि हर एक लोग अपना कास्ट और कम्युनिटी के एंगल में जुड़े तो जरूर रहते हैं, लेकिन पीपल विद इन द सेम कास्ट एंड कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसा भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि जैसे कास्ट होता है उस कास्ट में भी तो क्लासेस है ना, इकोनॉमिक क्लासेस बोल सकते हो या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोल सकते हो, अलग अलग सेक्शन के हो सकते हैं। तो जो कम्युनिटी है सेम कास्ट का भी इंटरेस्ट अलग अलग होने के कारण, इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग होने के कारण आपका क्या हो सकता है, चीजें पॉलिटिक्स में उनका जो पकड़ है वो चेंजेस हो सकते हैं। और उसको जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग लोगों को वोट दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन है, सब लोग अलग अलग, तो अपने कंडीशन के जो कैंडिडेट है जो सुटेबल उनको लगता है उसको वोट दे सकते हैं। जैसे कि रिच एंड पुअर और मेन और वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन क्या करते हैं, वोट डिफरेंटली करते हैं, ठीक है। पीपल असेस देयर प्रेफरेंसेस ऑन द गवर्नमेंट और द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ लीडर मैटर्स एंड ऑफन डिसीजन इन इलेक्शन। तो जो कहते हैं कि इलेक्शन में कास्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है, नहीं, कास्ट के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो भूमिका निभाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए या फिर पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो उनमें से एक क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन या फिर जो इंटरेस्ट है। कई बार जो सेम कास्ट के लोग मेन और वुमेन अलग अलग योजना या फिर पॉलिसी के कारण अलग अलग गवर्नमेंट को वोट दे सकते हैं। प्लस रिच है या पुअर है उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। प्लस कई बार देखा जाता है कि लीडर पॉपुलैरिटी कितना है उसके हिसाब से भी डिसीजन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट इलेक्शन देखेंगे, 2019 देखेंगे, 2014 में तो एक मोदी करिश्मा था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो कैंडिडेट खड़े हुए थे नरेंद्र मोदी जी, उनका एक पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ज़्यादा मैटर कर दिया था, लीडरशिप बहुत ज़्यादा मैटर किया था। इस कारण लोगों ने अपना कास्ट धर्म सब कुछ छोड़ के उनके करिश्मा या फिर पर्सनालिटी के ऊपर वोट दिया, एक लीडरशिप भूमिका के ऊपर नहीं वोट दिया। तो यहाँ पे आपका कास्ट की डायमेंशन कमजोर नजर आता है। ठीक, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है ना, कास्ट का पॉलिटिक्स तो किया था अभी तक हम लोग ने देखे, क्या देखे, कास्ट का पॉलिटिक्स देख रहे हैं, काला कास्ट में पॉलिटिक्स खोज रहे हैं। लेकिन कई बार जब पॉलिटिक्स भी हो जाता है उसके बाद भी पॉलिटिक्स में कास्ट को कैसे करके रखें, पॉलिटिक्स में भी कास्ट कैसे आता है, ठीक है ना, वो देखेंगे। तो पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटी बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एनालिसिस।
तो क्या है कि पॉलिटिकल एराना में जब कास्ट सिस्टम को लेके आया जाता है या फिर कास्ट आइडेंटिटी को लेके आया जाता है, तो भी यहाँ पे कास्ट का जो टूल है चेंज हो जाता है पॉलिटिक्स में। तो जब कास्ट को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं तो बहुत सारा रीडर्स है यहाँ पे, ठीक है ना, कि बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हमको बनते हुए देखते हैं। कैसे देखते हैं? ईच कास्ट ग्रुप, हर एक कास्ट ग्रुप क्या करता है, ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नेबरिंग कास्ट, तो और सब कास्ट। तो इसमें जब देखो कास्ट को जब पॉलिटिक्स में लेके आते हैं तो जो सब कास्ट हैं वो लोग भी क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। और वो जो छोटा छोटा कास्ट है वो क्या है कि कोएलिशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम लोग ने बहुत सारा कोएलिशन देखा, ठीक है ना। जो आपको अगर यूपी का इलेक्शन थोड़ा बहुत पता है तो जो मुस्लिम बीएसपी का जो एक गठबंधन हुआ, ठीक है ना, बहुत सारे जेडीयू में देखोगे तो ओबीसी का जो गठबंधन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो अपर कास्ट के जो गठबंधन होता है या फिर लोअर कास्ट के गठबंधन होता है, तो बहुत सारे कोalition दिखने मिलता है अपने को। कोalition यहाँ पे दिखने मिलता है अलग अलग कम्युनिटी का, अलग अलग कास्ट का, ठीक ठीक। तो नए नए तरीके से एक जो कास्ट बनता है, जो जिसको कई बार बोलते हैं बैकवर्ड कास्ट, कई बार फॉरवर्ड कास्ट। ये क्या है, जब अलग अलग कास्ट जब जुड़ते हैं तो उसके कारण तो कास्ट एक तरीके से एक सीमेंट के रूप में भी कई बार भूमिका निभा रही है कि अलग अलग ग्रुप एक साथ आ रहे हैं और उस सीमेंट के कारण, उस भूमिका के कारण क्या हो रहा है कि अलग अलग जो कास्ट है वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सोशल बैरियर, पॉलिटिकल बैरियर, इकोनॉमिकल बैरियर टूटने की बात हो रही है। तो एक पॉजिटिव टूल के रूप में भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इन सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंट इन पॉलिटिक्स गिव्स मेनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज इन स्पेस टू डिमांड देयर शेयर। तो ऐसे कई सारे जो कास्ट हैं जब उनको पॉलिटिकल स्पेस मिला है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पॉलिटिकल डिमांड और एक्सेस कर पाए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि दलित और ओबीसी कास्ट पॉलिटिक्स, जब दलित और ओबीसी का कास्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है तो उनको भी पॉलिटिकल स्पेस मिलता है, उनको भी अपना इंटरेस्ट सब जगह डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जो कि डिमांड करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के प्रति डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, उनका डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, उनको लैंड देना चाहिए, रिसोर्स देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ये ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायमेंशन है यहाँ पे होने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कास्ट है वो एक्सक्लूसिव अटेंशन टू द कास्ट कैन बी प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट। अगर कब नेगेटिव रिजल्ट आएगा, जब कास्ट को ही सोल आइडेंटिटी बना देंगे। जब कास्ट को ही सोल आइडेंटिटी बना देंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। जैसे कि हम लोग ने देखा है रिलीजन एज अ टूल खराब नहीं है, रिलीजन एज अ वे ऑफ लाइफ खराब नहीं है। सोशल एक डायमेंशन में बहुत ज़्यादा आपको एथिकल और वैल्यू सिस्टम देखे जाता है, बट जब उसका एक ही तरीके से नैरो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मेरा ही रिलीजन इंपॉर्टेंट है, सेम चीज़ में कास्ट में भी मेरा ही कास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ही रूल करेंगे या फिर दूसरे को हम लोग स्पेस नहीं देंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। वो अच्छा साइन नहीं है, अनहेल्दी साइन है डेमोक्रेसी के लिए। तो क्या है कि कई बार क्या करता है, ये जो कास्ट का जो एंगल है या फिर पॉलिटिक्स का या फिर जो जेंडर का आइडेंटिटी है, जो रियल चैलेंज है, रियल प्रॉब्लम को ना ये उससे दूर भागने की कोशिश करता है। जैसे कि पॉवर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गया, डेवलपमेंट, करप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो आइडेंटिटिकल पॉलिटिक्स हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, लोगों का इमोशन या फिर जो इरेशनल थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा खेल खेल के बोल सकते हैं या फिर उसका टूल का यूज़ करके बेसिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है उसको भूल जाते हैं, जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन। और कई बार जो ये जो डिवीजन होता है, कास्ट डिवीजन या फिर रिलीजन डिवीजन, उसके कारण टेंशन क्रिएट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है और वायलेंस क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए हमने कम्प्लीटली देखा कि कैसे करके जो रिलीजन, कास्ट और जेंडर ये हमारे पॉलिटिक्स में या फिर पॉलिटिकल लाइफ में या फिर डेमोक्रेसी को कैसे करके इफेक्ट करता है। ये जो तीनों जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज तो है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है कि इनके कुछ डायमेंशन क्या है कि आपको बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। स्पेशली जब वुमेन वाले केस में देखेंगे तो वुमेन इक्वालिटी जब आती है तो पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूसिविटी आती है, ठीक है। जब हम देखेंगे कि कास्ट, कई बार कास्ट में जो कोalition होता है लोअर कास्ट का, अपर कास्ट का, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट का, उसके कारण पॉलिटिकल स्पेस भी मिलता है। रिलीजन को जब रिलीजन में जब कास्ट या फिर जो स्टेट का इम्पोर्टेंट होता है तो क्या हो जाता है कि रिलीजियस डायमेंशन के इविल्स को हटा के हम लोग क्या है कि सोसाइटी को पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जाके जा सकते हैं। बहुत सारे जो जो रिलीजियस जो वैल्यूज है उसको दरकिनारा किनारा भी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखेंगे पूरा समअप में कि ये जो तीनों आइडेंटिटी प्लस लैंग्वेज एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में रियल पॉलिटिक्स में इसका पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअल लेवल पे या फिर पार्टी के लेवल में यूज़ या मिसयूज़ किया जाता है। इसके थ्रू क्या है कि लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार इसके कारण जो नेगेटिव जो दिखता है आपको सोसाइटी में दिखता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट राइट्स के रूप में जो दिखता है वो भी हमको नज़र आता है, जो वायलेंस के पॉलिटिकल वायलेंस या फिर कम्युनल राइट के रूप में देखा जाता है, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस यहीं तक आज हम लोग ख़त्म करते हैं। जय हिंद। ठीक है।